हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को। और कैसे हैं सभी लोग? आई होप के सभी लोग अच्छे होंगे। तो कितने लोग प्रेजेंट हैं आज की क्लास में? जल्दी जल्दी से कमेंट करिएगा। राबिया हैं, सुनील, शीनू हैं, मनिक, विश्वास, रेखा कुमारी और दिव्यांशु, बेहरा, पम्मी, सभी लोगों को गुड इवनिंग। सभी लोग ठीक है? चलिए, आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आज इस पोएम को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, आज पहले हम पोएम को डिस्कस करते हैं, उसके बाद में कुछ पर्सनल बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात को समझिए, मैं इसके पूरे डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर दूंगा, जिससे कि अगर एग्जाम में किसी तरीके का कोई क्वेश्चन आता है इसके डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड, तो आप उसको आसानी से कर पाए। उसके बाद में हम पोएम को लेके चलेंगे, ठीक है? चलिए, तो पॉइंट वाइज मैंने सारी चीजों को लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। तो ओजीमेंडियस पोएम का जो टाइटल है, सोनेट का जो टाइटल है वो क्या है? ओजीमेंडियस। इट इज सोनेट बाई पीवी शैली, यू नो वेरी वेल, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 11 जनवरी 1818। पहली बार इसको पब्लिश किया गया था 11 जनवरी 1818 में। इसमें द एग्जामिनर ऑफ लंदन नाम का जो मैगजीन था उसमें। उसके बाद में द पोएम वाज इंक्लूडेड द फॉलोइंग ईयर इन शैलीज 1819 कलेक्शन। उस कलेक्शन का जो टाइटल था वो था रोजेलिन एंड हेलन अ मॉडर्न इक्लो विद अदर पोएम्स। ये कल क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, मुझे लगता है करा दिया था। इसके बाद में सेम यही पोएम रिपब्लिश की गई थी 1876 में, और तब उसका टाइटल रखा गया था सोनेट ओजोमेंडियास। याद रखिएगा, सोनेट ओजोमेंडियास वाज टाइटल इन द प्रिंटिंग एडिशन ऑफ 1876। तब इसको प्रिंट किया गया था किसके द्वारा? चार्ल्स एंड जेम्स ओलियर के द्वारा। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये पोएम आपकी 3 बार डिफरेंट डिफरेंट एडिशन में पब्लिश की गई थी। एंड इन 1826 मिसलेनियस एंड पोस्टमाउस पोएम्स ऑफ पीवी शैली बाय विलियम बेनवो इन लंदन। ठीक है, ये भी लंदन में और ये भी लंदन में। तो ये इसका प्रिंटिंग और पब्लिशिंग हिस्ट्री है, जो आपको याद रखना है कि ये पोएम कब किसके द्वारा कहां पर पब्लिश की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। आगे पॉइंट हमारे पास, शैली रोड द पोएम इन अ फ्रेंडली कंपटीशन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सेम इसी टाइटल की एक पोएम है जो इनके एक फैमिलियर पोएट ने लिखी थी। ये जो पोएम यानी कि सोनेट है, ये कंपटीशन के अंतर्गत लिखी गई थी। तो उसमें सेम टाइटल लिखा गया था होरेस के द्वारा, ठीक है ना। होरेस स्मिथ ने सेम इसी टाइटल की एक सोनेट लिखी थी, और शैली ने भी इसी टाइटल की ये सोनेट लिखी थी। तो शैली की जो सोनेट है वो पहले पब्लिश हो गई थी, और होरेस स्मिथ की जो सोनेट थी वो काफी सप्ताह के बाद में पब्लिश की गई थी। ओके, नेक्स्ट वन, शैली रोड द पोएम अराउंड क्रिसमस इन 1817। इसको लगभग क्रिसमस 1817 के अंतर्गत लिखा गया था, या फिर ये बोल सकते हैं दिसंबर या जनवरी 1818 के अंतर्गत इसको लिखा गया हो। द पोएम वाज प्रिंटेड इन द एग्जामिनर ऑफ लंदन, अ वीकली पेपर पब्लिश्ड बाय ली जॉन हंट। ली हंट के ब्रदर थे जॉन हंट, उनके द्वारा इस पेपर को चलाया जाता था, और एग्जामिनर में इसको उन्हीं के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन 11 जनवरी 1818, ये मैंने बता दिया, अंडर द पेन नेम गिलरेस्टस। ये आपको याद रखना है कि जो पोएम पब्लिश की गई थी 1818 में, तब इसमें जो पेन नेम यूज किया गया था गिलरेस्टस यूज किया गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। गिलरेस्टस का मतलब होता है लवर ऑफ डोरमाउस, और डोरमाउस क्या है? उनका पेट नेम, यानी पेट जो घर में होते हैं उनका नेम था। दैट इज भाई ये जो पेन नेम है उन्होंने यूज किया था। इसके बाद में होरेस स्मिथ की जो सोनेट थी वो सेम टाइटल की कुछ वीक्स के बाद में, काफी वीक्स के बाद में, काफी सप्ताह के बाद में पब्लिश की गई थी। द पोएम एक्सप्लोर। अब हम बात करें, ये जो पोएम है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस पोएम में आकर हमको मिलेगा क्या? वैसे तो मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दूं इस पोएम में है क्या है। पीवी शैली ने इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, यानी कि इस पोएम की 2 थीम्स हम बोल सकते हैं। एक तो रेज ऑफ टाइम, जिसके आगे कोई भी सुपीरियर, कोई भी ग्रेटेस्ट, कोई भी माइटी पावर टिक नहीं पाती। मतलब जो कुछ भी है दुनिया में वो समय के आगे नस्ते नाबूद हो जाता है, मिट जाता है। एक तो ये थीम है इस पोएम की, सोनेट की। और दूसरी जो थीम है वो ये कि शैली इसमें एक मैसेज देना चाहते हैं कि आर्ट कैन प्रिजर्व एवरीथिंग दैट हैज गॉन इन द पास्ट। यानी कि जो आर्ट है, जो कला है, वो हर एक उस चीज को जो पास्ट में यानी अतीत में गुजर चुकी है, जो घटित हो चुकी है, उसको सुरक्षित रख सकती है। ठीक है, ये 2 थीम आपकी इस पोएम में हम समझ सकते हैं। तो
द पोएम एक्सप्लोर द वर्ल्डली फेट ऑफ हिस्ट्री एंड द रेवेज ऑफ टाइम, इवन द ग्रेटेस्ट मैन एंड द एम्पायर्स दे फोर आर इम्परमानेंट। इम्परमानेंट का मतलब है वे लोग भी हमेशा के लिए नहीं होते, समय के आगे वे भी मिट जाते हैं। सो देयर लेगेसीज फेटेड डीके इनटू ऑब्लिवियन, और उनका जो साम्राज्य होता है वो भी नष्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो टाइटल दिया गया है सोनेट का ओzymandias वो कौन है? तो ओzymandias बेसिकली एक इजिप्शियन किंग था, यानी कि इजिप्ट का ग्रीक एंशियंट ग्रीस में एक इजिप्ट नाम का जो शहर टाउन था, किंगडम था, वहां का राजा था। ठीक है, और उसका जो ओरिजिनल नाम था वो था रामसेस शेकिल। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? पैरो जो दिया गया इसका मतलब होता है किंग, का मतलब होता है किंग या फिर मोनार्क। जस्ट मिनट। ठीक है, चलिए, तो यहां पर शैली ने क्या किया है, इसका जो टाइटल दिया है ओzymandias दिया है। आगे समझिए, इन्होंने इस पोएम का जो टाइटल है ओzymandias क्यों दिया, ठीक है ना, और कब दिया, किस चीज से ये इंस्पायर हुए, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस सोनेट में। तो इन 1817 में शैली ने इस पोएम को लिखना स्टार्ट किया था विद द टाइटल ऑफ ओzymandias। कब? जब वो एक ब्रिटिश म्यूजियम में विजिट करने गए थे, वहां पर उन्होंने यंगर मेमन, ठीक है ना, एंशियंट, ये एक स्टैचू देखा था, जिसका मतलब होता है इजिप्शियन स्टैचू, जिसमें क्या क्या चीजें थी समझिएगा, जिसमें चीजें क्या क्या अवेलेबल थी। एक हेड था, हेड का मतलब सर, और एक हेड एंड टोर्सो फ्रेगमेंट ऑफ अ स्टैचू। टोर्सो फ्रेगमेंट मतलब टोर्सो उसमें था नहीं, टोर्सो के टुकड़े हो रखे थे, बिखरा बिखरा पड़ा हुआ था। टोर्सो का मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि एक तो आपके लेग्स होती है, ऊपर आपका हेड होता है, और बीच का जो पार्ट होता है उसे हम टोर्सो बोलते हैं। ठीक है ना, बीच का जो पार्ट होता है इतना वाला, उसको हम टोर्सो बोलते हैं। तो टोर्सो जो था वो उसमें फ्रेगमेंटेड था, टुकड़े टुकड़े रखे हुए थे उस स्टैचू के। वो स्टैचू किसका था? रामसेस सेकंड का। विच डेटेड फ्रॉम द 13th century BC। उस पर जो ईयर लिखी थी वो 13th century BC लिखी हुई थी। तो दिस सोनेट हैविंग 14 लाइन्स, इस सोनेट में आपकी 14 लाइनें हैं, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। 14 लाइन होने के बावजूद भी ये सोनेट बाकी सभी तरीके की सोनेट से डिफरेंट, सिर्फ एक सिमिलरिटी है कि इसमें 14 लाइन है। फिर भी न तो ये आपकी स्पेंसरियन सोनेट है, ना पेट्रार्कन सोनेट है, ना आपकी ये इंग्लिश यानी कि विलियम शेक्सपियर यानी कि शेक्सपियरियन सोनेट बोली जा सकती है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, किसी से मैच नहीं करती। ओके, अच्छा, अगर बात आ जाए कि किसमें लिखी गई है, तो हालांकि इसको लिखा तो डिफरेंट मीटर्स में, अलग अलग लाइन में अलग अलग मीटर का यूज किया गया, बट वी कैन से दैट द पोएम हैज बीन रिटन इन अ लूज आइम्बिक पेंटामीटर। ठीक है ना, पेंटामीटर क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। इसकी जो एक टैग लाइन है वो आप समझिए, इसकी जो टैग लाइन है वो मैं सिर्फ यही बोलूंगा जो आगे चल के एक पोएम की एक लाइन को हम डिस्क्राइब करेंगे। इस पोएम में जब हम एक लाइन पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि ये जो स्टैचू है, जिस पेंटर ने, जिस आर्टिस्ट ने बनाया था, उस समय, उसको बनाते समय उस स्टैचू के अंदर जितनी भी फीलिंग्स भरनी थी उसने कूट कूट कर उसमें भरी, और बाद में उस पर वो हंस भी रहा था कि इसमें इतनी क्वालिटी होने के बावजूद भी ये स्टैचू जिस व्यक्ति का है वो नस्ते नाबूद हो चुका है। Okay, so in making the face, the sculptor skilled hand mocked up a perfect recreation of those feelings and of the hurt that fed those feelings, and in the process so perfectly conveyed the subject's cruelty that the statue itself seemed to be mocking in itself its subject। हम बोल सकते हैं कि जो आपका ओzymandias था एक क्रूवल सम्राट था, एक क्रूवल मोनार्क था, क्रूवल राजा था, एक तरीके से ऑटोक्रेट हम उसको बोल सकते हैं, एक तानाशाह था जो अपनी प्रजा को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया करता था। और आज उसकी जो पावर है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, वो एक स्टैचू, एक टूटे हुए स्टैचू के रूप में आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये पोएम का बैकग्राउंड था, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे चलते हैं, इस पोएम को डिस्क्राइब करेंगे। और आज मैं आप लोगों की कमेंट नहीं ले पा रहा हूं, इसके लिए सॉरी, क्योंकि पोएम में कमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो आप लोग मुझे पूछ लीजिए, उसके बाद में मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, देखिए ये जो पिक्चर लिया गया है ये उसी स्टैचू का है जो एंशियंट इजिप्ट में है, यानी कि ग्रीक में है। इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये दो लेग्स बन रही हैं, ठीक है ना, और ये क्या है, ये हेड है, ये इसी ओzymandias यानी रामसेस सेकंड का हेड है।
अब इसमें किस चीज का अभाव है, इसमें जो बीच में धड़ होता है यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है वो यहाँ पर टुकड़े टुकड़े करके बिखरा हुआ है, और ये पेडेस्टल है जिसपे ये खड़ा हुआ है। ये 3 पार्ट है। इस पिक्चर को देखने के बाद में आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इसी इमेज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पोएम यानी कि सोनेट है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए, सोनेट में किस तरीके से बात बढ़ेगी। हर क्वेश्चन आ जाता है कि सोनेट में कितने नैरेटर है, तो याद रखिएगा इस सोनेट में सबसे पहले कौन है, सबसे पहले जो स्पीकर है जो इस पोएम के बारे में बता रहा है वो, इस स्पीकर के बाद में जो सेकंड नरेटर है वो कौन है, सेकंड नरेटर है एक ट्रेवलर जो कि एंशिएंट सिटी ऑफ इजिप्ट से आया हुआ है। तीसरा नरेटर हम कंसीडर कर सकते हैं उस राजा को जिसका ये स्टैचू है, मतलब ओजीमेंडियस, जो ये कहता है कि आई एम द किंग ऑफ किंग, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं। अब इसके बाद में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, इट इज ए पॉलिटिकल सोनेट सर, नो ये कोई पॉलिटिकल सोनेट नहीं है, ठीक है ना, ये कोई पॉलिटिकल सोनेट नहीं है, बट इसमें पॉलिटिकल एक्सचेंज दिखाया गया है, ठीक है ना। यानी कि ये दिखाया गया है कि पॉलिटिकल जो पावर है वो किस तरीके से एक दूसरे में चली जाती है, चाहे वो कितना भी पावरफुल कैंडिडेट हो, मतलब उसका डाउनफॉल हो जाता है। चलिए, ओके नैन्सी पढ़ा है सर, विभा सिंह ने पढ़ा है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, और वीडियो को लाइक तो कर दिया करें आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को बिल्कुल भी। चलिए, जिनके में वीडियो क्लियर नहीं चल रहा वो थोड़ा सा रेजोल्यूशन को हाई कर लीजिए, उसके बाद में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस सोनेट को। ये सोनेट स्टार्ट होती है स्पीकर के द्वारा, ठीक है ना, इस पोएम का, यानी कि सोनेट का जो स्पीकर है वो बता रहा है, वो नरेट कर रहा है। वो कहता है कि आई मेट अ ट्रेवलर, द स्पीकर इज डिस्क्राइबिंग हिज एक्वेंटेंस विद अ ट्रेवलर, मतलब एक व्यक्ति जो कि एक ट्रेवलर है उससे इस सोनेट का जो स्पीकर है वो मिला। एंड द पर्सन हु वाज अ ट्रेवलर वाज कमिंग फ्रॉम एन एंटिक लैंड, मतलब एंशिएंट सिटी ऑफ इजिप्ट, जो ट्रेवलर था वो इजिप्ट से यानी कि ग्रीक से वापस आ रहा था, चाहे वो वहां पे रह रहा हो या वो वहां से गुजर रहा हो, वहां से वो वापस आ रहा था। ये हमारा स्पीकर बता रहा है उस ट्रेवलर के बारे में। अब यहां तक तो कौन हो गया, ये जो स्पीच है यानी ये जो नरेशन है ये हमारे स्पीकर का हो गया। अब यहां से जो नरेशन है वो हमारे किसका स्टार्ट होता है, उस ट्रेवलर का स्टार्ट होता है। द स्पीकर टेलिंग अबाउट द नरेटर दैट द नरेटर सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेक्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डिजर्ट, यानी कि जो ट्रेवलर है जो इजिप्ट से आ रहा है उसने बताया किसको, स्पीकर को, कि 2 बहुत बड़ी ट्रंकलेस का मतलब जो बीच वाला हिस्सा था उस स्टैचू का, यानी ये वाला, ये उसमें नहीं था, ठीक है ना, और ऐसी 2 ट्रंकलेस लेग्स खड़ी हुई थी, लेग्स ऑफ स्टोन, यानी कि स्टैचू की जो लेग्स थी, टांगे थी, वो खड़ी हुई थी। कहां पर, उस रेगिस्तान में, एंशिएंट सिटी ऑफ इजिप्ट के रेगिस्तान में। और नियर देम, किसके पास में, इन लेग्स के पास में, नियर देम ऑन द सैंड, यानी कि उस रेत पर, उस रेगिस्तान में, हाफ संक अ सेटर्ड विजिट लाई, हाफ का मतलब आधा, संक का मतलब डूबा हुआ, सेटर्ड का मतलब बिखरा, विशेष का मतलब जो फेस होता है, लाइस का मतलब पड़ा हुआ। तो जो ट्रेवलर है वो हमारे स्पीकर को बता रहा था कि इन जो विशाल टांगे हैं जो बिना धड़ की हैं, इनके पास जो हेड था वो आधा धसा हुआ था रेत में, और उसी के पास में, इन्हीं लेग्स के पास में पड़ा हुआ था। अब आगे डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है इस फेस के बारे में, इसका जो फेशियल डिस्क्रिप्शन है वो बताया जा रहा है कि हुज फ्रॉन का मतलब होता है एक फायरसी जो एक्सपीरियंस होता है चेहरे पे, तो हुज फ्रॉन एंड रिंकल लिप्स, जिसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे, फ्रॉन एंड रिंकल लिप्स, एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड मीन टू से, ऐसा अनुभव हो रहा था इस फेस को देखने के बाद में दैट द स्कल्पटर, यानी कि जो स्टैचू था वो किसी टायरेंट कैंडिडेट का था, एक ऑटोक्रेट का था, किसी तानाशाह का लग रहा था, जिसने अपने समय में लोगों को काफी ज्यादा
प्रताड़ित किया होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा था इसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखने के बाद में। सो यानी कि sneer of cold command tell that it is a sculptor where those passion read which yet survive stamped on these lifeless things। तो इन इसकी जो फीलिंग्स है, इसके जो अनुभव, इसके जो एक्सपीरियंस, इसके जो एक्सप्रेशन हमें दिखाई दे रहे हैं, वो एक्सप्रेशन हमें बताते हैं कि दैट इट स्कल्प्टर वेल दोज पेशंस रीड विच येट सर्वाइव स्टाम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, कि जैसा ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में रहा होगा वैसे सभी एक्सप्रेशन इस चेहरे पे झलक रहे थे, और आज ये इस नॉन लिविंग यानी कि इन एनिमेटेड थिंग के चेहरे पर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किए गए हैं। आगे है टू हैंड दैट मोक, ये जो लाइनें हैं ये वही लाइनें जो मैंने अभी डिस्क्राइब की थी। टू हैंड दैट मोक्ड देम, यानी वह व्यक्ति, वो कलाकार, वो स्कल्प्टर जिसने उस स्कल्प्टर यानी इस स्टैचू को बनाया होगा, वो इसमें उन सारी जो क्वालिटीज हैं, सारे जो एक्सप्रेशन है उनको डालने के बाद में काफी उस पर हंसा होगा। एंड द हर्ट दैट फील, और हालांकि बनने के बाद में ये जो ओzymandias से ये व्यक्ति भी अपने आप पर हंस रहा होगा कि किस तरीके से मैं एक विशाल, एक माइटी किंग था और आज एक स्टैचू हूं और आज इस कंडीशन में पड़ा हुआ हूं। आगे पोएम में लिखा है एंड ऑन द पेडेस्टल, पेडेस्टल का मतलब यही वाला पोर्शन है, यानी कि जिस पर ये खड़ा होता है इसको हम पेडेस्टल बोलते हैं। तो एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और उस पेडेस्टल पर जहां पर ये स्टैचू खड़ा था उस पर कुछ वर्ड इंस्क्राइब थे और उनपे लिखा था माय नेम इज ओzymandias किंग ऑफ किंग्स। तो ये जो लाइन है, द लाइन कैन बी कंसीडर्ड द स्पीच ऑफ द ओzymandias मीन टू से थर्ड नरेटर ऑफ द पोएम। तो हम यहाँ पे थर्ड नरेटर की इस स्पीच को कंसीडर कर सकते हैं, मतलब ये बोला जाए कि ये नरेटर कौन है, तो हम बोल सकते हैं कि शायद ये जो लाइन है ये किसकी है, इस ओzymandias की लाइन है, ये अपने आप को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। बट बेसिकली ये लाइनें हैं जो इस पे उकेरी गई हैं, पत्थर पर उकेरी हुई लाइनें हैं। ये बोल रहा है माय नेम इज ओzymandias किंग ऑफ किंग्स, मेरा नाम ओzymandias है, मैं किंग्स यानी कि राजाओं का राजा हूं, मतलब माइटी किंग हूं, यानी कि जो कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट हूं एक तरीके से। लुक ऑन माई वर्क, और मेरे द्वारा किए हुए जो कार्य हैं उनको आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कितना माइटी हूं, कितना पावरफुल हूं, मेरा साम्राज्य कहां कहां तक था, मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया, एवरीथिंग। येट माइटी एंड डेस्पियर, लेकिन फिर भी आज मैं इस कंडीशन में हूं, मतलब जस्ट लाइक अ स्टैचू। तो इन लाइन में जो शैली है वो ये कहना चाहते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी चीज हो, कितनी भी माइटी चीज हो, कोई माइटी किंग हो, इवन देन कुछ भी हो, समय की शक्ति के आगे कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ ट्रांसकेंट है, मतलब सब कुछ क्षणिक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सत्ता बदलती है, ताकत खत्म होती है, आदमी मर जाता है। आगे लिखा है नथिंग बिसाइड रिमेन्स, अब ये फिर दोबारा से जो हमारा ट्रेवलर है वो डिस्क्राइब कर रहा है, नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ नहीं बचा, यानी कि कुछ नहीं बचा इस रेगिस्तान में सिवाय इस टूटे फूटे स्टैचू और इस रेत के अलावा कुछ भी नहीं है। आगे लिखा है, लाइन को आगे बढ़ाते हैं, है ना, यहाँ पे है नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डिके ऑफ द कोलोसल ब्रेक। ये जो फ्रेज आई है कोलोसल रेक, तो रेक आप लोग जानते हैं, रेक बेसिकली हम शिप के लिए इस्तेमाल करते हैं, शिप रेक, यानी कि जो जहाज होता है वो जब टूट जाता है तो उस टूटे हुए जहाज के कबाड़े को हम शिप रेक कहते हैं। तो यहाँ पर जो कोलोसल आया है, जो विशाल जो टूटा फूटा भंगर है, मतलब ये जो स्टैचू इसके लिए यूज किया गया है। तो नथिंग रिमेन राउंड द डीके ऑफ दैट कोलोसल वर्क, उस विशाल स्टैचू के पास में, उस टूटे फूटे स्टैचू के आसपास कुछ भी नहीं बचा है। बाउंडलेस एंड बेयर द लोन एंड लेवल साउंड्स स्ट्रेस फार अवे, बाउंडलेस का मतलब है एंडलेस, जिसका कोई अंत नहीं है, बेयर मतलब बंजर, द लोन मतलब ओनली, लेवल सेंट्स मतलब बहुत ऊपर तक जो रेत है, स्ट्रेस फार अवे दूर दूर तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे लास्ट में नरेटर यही कहता है, यानी कि जो ट्रेवलर है उसने नरेटर को बताया कि उस स्टैचू के पास में कुछ नहीं है, बस टूटा फूटा स्टैचू है और कुछ नहीं है, और दूर दूर तक बहुत ऊंचा ऊंचा रेत बिछा हुआ है, मीन टू से एक डिजर्ट है।
तो ये पोइम हमारी यहीं पे खत्म होती है। इस पोइम से जो मैसेज आता है वो यही कि चाहे कितना भी माइटी किंग हो, कोई भी व्यक्ति हो, कितनी भी बड़ी चीज हो, हर चीज समय के आगे खत्म हो जाती है। और दूसरा जो मैसेज है, शैली हमें इस पोइम के माध्यम से ये कहते हैं कि आर्ट कैन प्रिजर्व एवरीथिंग दैट हैज गॉन इन द पास्ट, यानी कि अतीत में हुई हर चीज को आर्ट प्रिजर्व कर सकती है। ये जो ओzymandias है ये अतीत का ही तो था और हम आर्ट के माध्यम से इसको यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आज की पोएम यहीं पे फिनिश करते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन बच गया हो आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा, उसके बाद में चलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर एंड बी कंटिन्यू एंड टच इन RR Academy फिरोजाबाद।